नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, जिस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, यानी हरियाणा के निकाय चुनाव का, क्योंकि ये बहुत समय से पेंडिंग भी थे। टर्म तो बहुत ही पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन किन कारणों वश जो है ये चुनाव को, निकाय चुनाव को हरियाणा में वो कराया नहीं जा सका, जिसमें 8 नगर निगम है और 2 नगर निगम के उपचुनाव जो है जिनमें एक अम्बाला है, और इसके अलावा 21 नगर पालिकाएं और 4 नगर परिषद के चुनाव जो है वो 2 मार्च को होंगे। यानी बड़ी ब्रेकिंग जो है आज पंचकुला से आई है, और चुनाव आयोग के उपायुक्त जो धनपत सिंह जो है, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डेट की जो घोषणा वो की है। अब सभी प्रत्याशी जो है आज इस पीसी से एकदम जो है, जो लोग तैयारी कर रहे थे अपने हल्के में या अपने एरिया में पार्षद की, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और एक शॉकिंग भी न्यूज भी है, क्योंकि वे लोग सोच रहे थे कि दिल्ली चुनाव के बाद शायद जो है इन तारीखों का ऐलान वो किया जाएगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव, हालांकि कल वोटिंग है, लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने हरियाणा के निकाय चुनाव की घोषणा जो है वो कर दी, जो कि 2 मार्च को होगी। 11 से और 17 फरवरी तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, और 12 मार्च को, 2 मार्च के वोटिंग के बाद 12 मार्च को जो है वो नतीजे जो है, रिजल्ट जो वो आपके सामने होंगे। अब बात कर लेते हैं थानेसर की, क्योंकि नगर परिषद है, चेयरमैनी का चुनाव यहाँ पे होना है। और आपको तो पता है कि चेयरमैनी जो है इस बार वो महिला के लिए आरक्षित हो चुकी है, यानी SC महिला ही वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि ये पहले ही परिसीमन के तहत जो है एक इसकी घोषणा जो है वो हो चुकी है। अब रही बात वार्ड, 32 वार्ड हैं, 32 वार्डों के चुनाव जो है वो 2 मार्च को होंगे। अब सीधी देखने वाली बात ये है कि चुनाव की तारीख तो आ चुकी है। अब ये चुनाव दरअसल ये उम्मीदवारों और प्रत्याशियों के बीच में नहीं, बल्कि सीधे तौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव वो होने वाला है। अब ये मान के चलिए, आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है थानेसर का, वो सीधे तौर पे सुभाष सूदा, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जो अभी चुन के आए हैं 2024 में, यानी अशोक अरोड़ा के बीच में सीधे तौर पे होगा। इसका रीजन भी है, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि हमारी नगर परिषद जो है ये अपने आप में बड़ी मायने रखती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है पूर्व मंत्री सुभाष सूदा के परिवार का वो एक छत्र राज लगभग 25 साल तक रहा है। हालांकि सुभाष सूदा को इस बार भी पूरी उम्मीद थी कि ये चुनाव जो है वो ही जीतेंगे, उनके परिवार का कोई सदस्य ही जीतेगा, लेकिन वो क्योंकि एक चक्कर होता है, एक प्रसीमन होता है, और एक ये हमारे संविधान का प्रोटोकॉल है कि हर 20-25 साल जो है रोटेशन में सीटें जो है चेंज होती हैं, और वो सीट जो है रोटेशन के अंदर वो आरक्षित वो हो चुकी है। हालांकि ये सूदा परिवार के लिए एक बड़ा सेटबैक या इसे धक्का आप इसे मान सकते हैं, लेकिन फिर भी सूदा हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी सीधी कोशिश ये रहेगी कि उपचुनाव जो है, यानी चेयरमैनी का चुनाव आरक्षित जो है वो तो लड़ा ही जाएगा, बीजेपी से जो है बड़े तरीके से लड़ेगी भी, पूरी फोर्स उसके अंदर लगाएगी, लेकिन सुभाष सूदा परिवार की ये भी नजर रहेगी कि उप प्रधानी जो है, यानी वाइस चेयरमैन जो है, अवश्य ही उसके परिवार के पास आए, और इसके लिए जो है वो जो जबरदस्त जो है प्रयास वो कर सकते हैं। अगर दूसरी ओर बात करें, कांग्रेस के विधायक जो कि अभी हाल ही में चुन के आए हैं 2024 में, अशोक अरोड़ा, अब वो भी चाहेंगे कि क्योंकि आरक्षित सीट है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिले, और ये सीट जो है कांग्रेस वो जीत के जाए। चुनाव का थोड़ा पिछला मैं आपको सिनारिया बता दूं, जब चुनाव विधानसभा के थे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे पार्षद छोड़ के जो है यानी पाड़ा बदल के वो कांग्रेस की तरफ, यानी अशोक अरोड़ा की तरफ आ गए थे, क्योंकि उन दिनों एक ह्यूमर फैल गया था कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो बनने जा रही है, और लगा भी ऐसा रहा था क्योंकि पूरी एक हवा वेव जो है वो चली हुई थी कि हरियाणा में इस बार बदलाव की आंधी है और बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस तो कहीं नजदीक भी नजर नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अपना राज जो है वो हरियाणा के अंदर बना लिया।
बात करें सुभाष सुधा की, हालांकि सुभाष सुधा चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से एक ह्यूमर फैलाया गया था, या जो लोग बाग चर्चा कर रहे थे कि अशोक अरोड़ा 40,000 वोटों से जीतेंगे, 50,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन ऐसा कोई करिश्मा हुआ नहीं। वो बड़ी मुश्किल से 3,000 से वोट से वो जीत पाए हैं। यानी ये जो चुनाव का एक सिनारियो रहा है। लेकिन उस वेव के अंदर जो है, उस आंधी के अंदर जो है, लगभग सभी पार्षद और पूर्व पार्षद सुभाष सुधा को अलविदा कह के कांग्रेस की ओर चले गए थे। हालांकि 3 बड़े चेहरे, जिनमें संदीप कोहली हैं, दरबारा सिंह हैं और प्रदीप सैनी हैं, ये हालांकि उन्होंने अपनी आस्था जो है सुभाष सुधा में रखी, भारतीय जनता पार्टी में रखी। लेकिन पाले बदलने वालों में बहुत सारे पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे, जो कांग्रेस की ओर जा चुके थे। अब उनके लिए दिक्कत समस्या ये है कि सुभाष सुधा ने तो सीधे तौर पे उनके लिए दरवाजे जो है वो बंद किए हुए हैं, और हर बार जब भी उनकी प्रेस से बात होती है तो इस बात का जिक्र वो करते भी हैं। अब अशोक अरोड़ा अवश्य ही चाहेंगे, क्योंकि वो लोग बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के पास जो आए हैं, तो अवश्य ही वो डिमांड जो है वो कर सकते हैं कि अशोक अरोड़ा उनको चुनाव लड़ाए, क्योंकि अशोक अरोड़ा का हल्का थानेसर के अंदर अपना एक वोट बैंक है, और वो हारे या जीते, लेकिन इनके जो कार्यकर्ताओं की एक भीड़ जो है, या उनका एक समर्थन जो है, वो उनके साथ हमेशा रहता है। तो अशोक अरोड़ा भी ये चाहेंगे कि क्यों ना उन लोगों के प्रभाव जो है वो खेला जाए कि जो पहले से पार्षद रह चुके हैं, या फिलहाल पार्षद वो इस चुनाव में से पहले जो बने हुए थे, कि उनके प्रहिताव जो है वो खेला जाए। और वो दूसरी ओर देखें तो सुभाष सुधा नए लोगों की टीम जो है वो तैयार करेंगे, क्योंकि उनको पुराने लोगों पे अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो पुराने लोग जो है, जब उन सुभाष सुधा को सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब उनको छोड़ के वो चले गए थे। हाँ, मैंने बताया कि अशोक अरोड़ा के पास ये बेनिफिट हो सकता है कि एक बड़ी टीम जो है उनके पास, जो पूर्व पार्षद हैं और पार्षदों की, वो उनके पास है, तो उनके पर दाव वो खेल सकते हैं। हालांकि अगर एक तरीके से देखें कि थानेसर के अंदर कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको ना तो सुभाष सुधा की जरूरत है, ना ही अशोक अरोड़ा की जरूरत है, उनका नाम ही उनके लिए काफ़ी है। जैसे नरेंद्र शर्मा निंदी की अगर जिक्र करें, वो लगभग 4-5 प्लान से लगातार बनते आ रहे हैं, और आज भी उनकी छवि जो है बड़ी अच्छी गिनी जाती है। और ऐसे नेता जो हैं अब भी जो है थानेसर परिषद के अंदर जो है वो मौजूद हैं, कि जो अपने दम पे भी चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। हालांकि मैंने बताया कि आपको फिलहाल उनके अभी जो कांग्रेस के अंदर है, वो अशोक अरोड़ा से उनकी नज़दीकियाँ जो है काफ़ी वो मानी जाती हैं। ऐसे में सुभाष सुधा के लिए अब जो है नए लोगों की टीम जो है, नए जो उनको तैयार करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ी तो बड़ी समस्या जो है वो अवश्य ही वो खड़ी हो सकती है। क्योंकि सुभाष सुधा अगर अपनी बात पे रहते हैं कि वो किसी भी बागी को वापस नहीं आने देंगे, तो अवश्य ही उनको नए लोगों की तलाश जो है वो अवश्य पड़ेगी। हाँ, अगर कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो उन लोगों के प्रति हो जाता है, तो ये फिर जो है बीजेपी के कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जो बीजेपी को छोड़ के आए थे और इनका अपना नाम भी है, तो ये कहीं बैक मार गए, तो फिर अशोक अरोड़ा के पास नए कैंडिडेट ढूंढने जो है वो बड़े ही मुश्किल हो जाएंगे। अगर मिल भी जाएंगे तो उनको जिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सुभाष सुधा के लिए ये एक बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उनके पुराने साथी थे, और उनका क्योंकि बीजेपी का राज भी है और राज के साथ लोग चलते हैं, तो उसको बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 2 मार्च तक कौन कौन से चेहरे जो हैं अभी नए आते हैं, और कौन कौन से चेहरे जो पुराने शहर के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं वो चुनाव लड़ते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई आम चुनाव जैसा चुनाव नहीं है। इस बार जो है ये चुनाव में फाइट बड़े ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है, और वो भी सीधे तौर पे अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच में, क्योंकि सुभाष सुधा का एक पुराना तजुर्बा है नगर परिषद को चलाने का, और अशोक अरोड़ा के पास एक तजुर्बा है, क्योंकि राजनीति के वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो वो भी बड़ा सोच समझ के कदम रखेंगे। दूसरी और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आपको कि इस बार जो है, जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है, और कांग्रेस के तो दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा भी है कि हम सिंबल पे चुनाव जो है इस बार शायद लड़ेंगे,
तो अगर सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए फिर दिक्कतें जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का थनेसर हल्का जो है वो सीएम सिटी अब कहलाता है, और ये सीएम सिटी में अगर बीजेपी हारती है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी, ये मान के चलिए कि शर्मनाक हार ये होगी। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि सीएम सिटी के होते हुए नगर परिषद की एक भी पार्षद जो उनकी पार्टी से चुनाव लड़े या उनके समर्थन से चुनाव लड़े वो हारे, क्योंकि वो हम अवश्य ही चाहेंगे कि सीएम सिटी का तमका जो है बरकरार रहे, और ये जरूर रहे कि नैब सैनी के सीएम सिटी में अगर जो चुनाव था तो वह सारी सीटें जो है, सारे पार्षद जो है वो चुनाव जीत के जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर से वो आए हैं। इस तरह की फाइट भी जो है रहने के पूरे आसार जो है वो होने वाले हैं। और दूसरी ओर बात करेंगे कि हालांकि कैंडिडेट अभी सॉलिड तो नहीं आया है चेयरमैनी का, क्योंकि आरक्षित सीट है, लेकिन बोर्ड जो है बहुत सारे वो लगे हुए हैं, और ऐसे बोर्ड जिनके चेहरे जो है शायद आपने कभी देखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे, लेकिन आजकल आपको नव वर्ष की बधाई, मकर संक्रांति की बधाई में आपने वो चेहरे वो देखे भी होंगे। लेकिन अब बीजेपी जो है किस पे अपना दाव खेलती है, और मैंने दो खासकर इसकी अपना जो चेयरमैनी का चुनाव है इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है ये भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं, पहले भी मंत्री हैं कृष्ण बेदी, वो भी अवश्य ही, क्योंकि वो रिजर्व सीट से आते हैं, एससी हैं, तो वो भी अवश्य ही चाहेंगे कि कोई उनका नुमाइंदा जो है नगर परिषद थनेसर से चुनाव लड़े। यानी अगर बात करें चेयरमैनी की तो वहाँ पे जो टक्कर होगी वो ट्रायंगल देखने को मिलेगी कि सबसे पहले तो ये रहेगा कि बीजेपी किसे टिकट देती है, वासुदा के समर्थित व्यक्ति को देती है या किशन बेदी के समर्थित को देती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की जहां तक बात करें तो वो अशोक अरोड़ा से ही अवश्य ही पूछेगी वो किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अशोक अरोड़ा की गिनती बड़े लीडरों में वो थानेसर में होती है। तो इस बार जो है तारीखें आ चुकी हैं, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग थी कि 2 मार्च को पूरे हरियाणा में जहां जहां भी इलेक्शन ड्यू हैं वहां पे चुनाव जो है वो होने निश्चित हो चुके हैं। यानी 8 नगर निगम हैं, 2 नगर निगम के मेयर के उपचुनाव हैं, और इसके अलावा 21 जो है शायद नगर पालिका हैं और 4 जो नगर परिषद के चुनाव, जिसमें थानेसर भी एक है, वो होने निर्धारित हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट वो उभर के सामने आते हैं। नमस्कार।